हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रिंस पांडे हाजिर हूँ आज फिर से एक नई क्लास लेकर के यूपी टेट के लिए। 2 क्लासेस हमने कंप्लीट कर ली हैं और 2 क्लासेस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 60 तक, कल की क्लास में 60 क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 61 से आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को आगे ले चलेंगे। ठीक है, एक बात और, लगातार ये 200 सवाल हम लोग कंप्लीट करेंगे। 200 सवाल को करके ही आपको जाना है, ठीक है, बिना उसको किए बिल्कुल नहीं जाना है। ये 200 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, चलिए, आज आपका ऑफलाइन टेस्ट भी था, उस टेस्ट में भी आपने कितना स्कोर किया ये भी बताइएगा। ठीक है, लगातार मॉक टेस्ट देते रहिएगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वहीं से पता चलेगा आपको। जब तक मॉक टेस्ट नहीं देंगे 2.5 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है ये आप समझ नहीं पाए। ठीक है, गोला कैसे भरना है, कई लोग गोला भरने में भी गलती कर रहे हैं। गोला अच्छे से भरा करिए, पूरा बिल्कुल क्लियर दिखे, नहीं तो जब कंप्यूटर में चेकिंग होगी तो अगर वो स्कैन नहीं कर पाएगा तो फिर वो क्वेश्चन आपका काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अच्छे से गोला करिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, 2.5 घंटे में अपना टाइम मैनेज करते रहिए। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। इसका परिसर, बहुलक और माध्यिका का माध्य बताना है। ठीक है, ये सवाल मैंने आपको क्लास में कराया भी है। परिसर, बहुलक और माध्यिका का माध्य बताना है। परिसर क्या होता है? रेंज। परिसर का मतलब होता है रेंज। रेंज निकालने के लिए मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को घटा देते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 4 दिख रहा है, सॉरी 7 दिख रहा है, और आपको मिनिमम कौन दिख रहा है? 0 दिख रहा है। तो यहाँ से परिसर कितना निकल के आएगा भाई? 7। क्लियर। बहुलक निकालना है दूसरे नंबर पे। बहुलक देखो क्या होता है? बहुलक का मतलब है जो सबसे ज्यादा बार आया वही बहुलक। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा बार आपको क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। क्लियर है, तो इसका बहुलक कितना आ जाएगा? 2। माध्यिका निकालनी है। माध्यिका निकालने के लिए आपको इसको एक नंबर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख लीजिए। तो पहले 0 आएगा, देन 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर आएगा 4 4 4 और फिर आएगा 7। क्लियर है, कितने नंबर गिन लीजिए? 2 3 2 5 5 3 8 8 3 11। यहाँ भी 3 2 5 2 7 7 4 11। क्लियर है, माध्यिका आ गई। वहां तक दिख रहा है? नहीं, चलो ठीक। ये नंबर को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। हाँ, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, नंबर आ जाएगा। यहाँ पदों की संख्या कितनी है? 11। यहाँ तक विजिबल। पदों की संख्या कितनी है? 11। और 11 क्या होता है? विषम संख्या है। विषम के लिए आपको माध्यिका का फार्मूला क्या होता है पता होना चाहिए, और वो होता है n+1 बटा 2वां पद। क्लियर है, n+1 बटा 2वां पद। 11 है n, नंबर ऑफ टर्म्स है। 11 पे एक जोड़िए 12, 12 का आधा करेंगे तो यहाँ पे आपको कौन सा पद लेना है? छठा पद, यानी 6 पोजीशन पे जो नंबर है वो लेना है। यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। छठे पोजीशन पे 3 आ रहा है, तो यहाँ माध्यिका कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। क्लियर, ये निकल गया। परिसर आ गया 7, बहुलक आ गया आपका 2, माध्यिका आ गई 3। इन तीनों का माध्य, माध्य का मतलब होता है औसत, एवरेज बताना। ठीक, और माध्य औसत होता क्या है? एवरेज क्या होता है? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। कुल पदों का योग मतलब परिसर, बहुलक और माध्यिका का योग। परिसर, बहुलक और माध्यिका का योग 7 2 9 9 3 12 आ जाएगा। नीचे पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब हमने परिसर लिया है, बहुलक लिया है, माध्यिका लिया है, यानी कितने पद लिए हैं? 3, और इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपका कितना निकल के आ जाएगा? 4, क्योंकि पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है। क्लियर है, पहले ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है, 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। परिसर मैक्सिमम से मिनिमम घटाने पे मिलता है। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आता है, जिसकी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, वो बहुलक होता है। माध्यिका निकालने के लिए पदों को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद देख लेना है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स विषम है यानी ऑड है तो माध्यिका n+1 बटा 2वां पद होती है। अगर पदों की संख्या यहीं पे सम होती तो माध्यिका का फार्मूला होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, और टोटल को 2 से भाग कर देना है। ठीक है, तो ऐसे निकालना है। इसको आप देख लीजिएगा, अच्छा सवाल है, रिपीट होता है। ठीक है, चलिए आइए 62वें सवाल पे बात करते हैं। 62वां सवाल भी माध्यिका बहुलक का ही है। ये सारा नंबर दिया गया है आपको और कह रहा है इसके माध्यिका और बहुलक का माध्य बताना है। क्लियर है, आइए निकालते हैं। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले 6 आएगा, उसके बाद आएगा आपको 7 7 2 बार है,
फिर क्या है 8 3 बार है तो 3 बार लिख लीजिए। उसके बाद क्या है 9 और उसके बाद क्या है 10। देखो कितने पद है 3 2 5 5 3 8, यहाँ भी 3 2 5 3 8, n की वैल्यू 8 है और 8 क्या होता है सम संख्या है, तो इसके लिए जो माध्यिका होगी वो क्या होगी सम होता है, उसके लिए माध्यिका होती है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और टोटल को 2 से भाग कर देना है। ठीक है, अभी बताया n का मान है 8, 8 का आधा कितना होगा यानी चौथा पद प्लस 8/2 यानी 4 और 4 में 1 जोड़िए 5वां पद और नीचे क्या कर देना है 2 से भाग कर देना है। क्लियर? चौथा पद प्लस 5वां पद बटा 2। चौथा पद यहाँ पे आप देखिए कितना है 8, 5वां पद भी कितना है 8, 8 8 जोड़ेंगे 16 और 16 का आधा भाई कितना होता है 8। क्लियर है? तो यहाँ से माध्यिका निकल के आ गई 8। बहुलक बताना है, बहुलक क्या होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, तो यहाँ पे बहुलक भी कितना है 8। क्लियर है? बहुलक भी यहाँ से कितना निकल के आया 8, क्योंकि 8 सबसे ज्यादा बार आया है और माध्यिका भी कितनी आ गई 8। और इनका क्या बताना है हमें माध्य बताना है। क्लियर है? माध्य का मतलब है औसत, अभी निकाला था एवरेज। एवरेज क्या होता है कुल पदों का योग, इसको जोड़ लीजिए, और पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब 1 और 2, केवल 2 ही लोग हैं आपकी बात, 2 से भाग कर देंगे तो इसका जो माध्य निकल कर आने वाला है वो निकल के आने वाला है 8 और 8 आपको लास्ट ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर है? माध्यिका, बहुलक और माध्य और परिसर, यही 4 चीजें हैं। इन 4 चीजों में से एक सवाल देखने को जरूर मिलेगा परीक्षा में। क्लियर है? इसको ध्यान रखिएगा, अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, आइए अगले सवाल पे बात करते हैं। ये सवाल बहुत अच्छा है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, इसको मैं सही करता हूँ। पहले ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल एक्चुअली स्ट्रेट था ये। और ये इसका बताना है आपको कि वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये टैली चिन्ह होते हैं। टैली चिन्ह की जो काउंटिंग की जाती है, अगर 1 आपको कहीं लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, 2 लिखना है तो ऐसे, 3 लिखना है तो ऐसे, 4 लिखना है तो ऐसे। 4 तक तो लाइनें आपको खड़ी लिख देनी है। 5 लिखना होगा तो आपको यहाँ से यहाँ तक इसको क्रॉस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 5। बट ध्यान रहे कि क्रॉस करते समय इधर से इधर ही क्रॉस करते हैं, आप ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ऐसे ही क्रॉस करना है, तो इसमें तो ऐसे क्रॉस है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। लेकिन इसमें इधर से क्रॉस है तो अगर इधर से क्रॉस होगा तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है? इधर से इधर बढ़ेगा तो वो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 5 है, लेकिन इधर ऐसे कटेगा तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ये टैली चिन्ह भी ध्यान रखिएगा, आता है परीक्षा में। चलिए अगला सवाल देखिए फटाफट, क्या कह रहा है, यदि n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n क्या है। n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य आपको दिया गया है। ठीक है, n प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी देखिए 1 2 3 डॉट 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 n। ठीक है, माध्य यानी औसत। औसत होता क्या है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखिए मैंने आपको बताया कि अगर हर जगह अंतर बराबर है तो एवरेज होता क्या है हमारे अकॉर्डिंग, पहला पद प्लस अंतिम पद और बटा 2। क्लियर है? यही एवरेज है हमारे अकॉर्डिंग। और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है भाई 15। तो यहाँ से 1 प्लस n बराबर 15 दूना 30, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 में से 1 गया 29 और 29 आपको डी ऑप्शन में दिया है। क्लियर है? बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसमें आपको पूरा नहीं जोड़ना है। क्लियर है? पूरा जोड़ने में कठिनाई, पूरा आपको n+1/2 लगाना पड़ेगा, वो नहीं लगाना है हमें केवल इतना जानना है कि अगर पदों की संख्या हर जगह बराबर है, सॉरी 2 क्रमागत संख्याओं के बीच अंतर हर जगह बराबर है, तो जो औसत होता है वो होता है पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाय 2। ठीक, पहला पद है 1, अंतिम पद है n, आधा कर देंगे तो बटा 2 हो जाएगा, और यही औसत है हमारे अकॉर्डिंग। इसकी वैल्यू आपको दी गई है 15, तो 15 दूना 30, और 30 में से 1 गया कितना जाएगा 29, 29 आपको लास्ट ऑप्शन में देगा। क्लियर? अगला सवाल देखिए फटाफट। ये देखिए संख्या के एक समूह का माध्य दिया है, माध्यिका दिया है, तो पूछ रहा है बहुलक बताना है। ठीक है, बहुलक बताना है। बहुलक क्या होगा? बहुलक माध्यिका और माध्य में संबंध होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फटाफट बताइए क्या होता है, देखिए और बताइए। कल ही 60वां सवाल हम लोगों ने किया था, इसमें था आपका माध्यक और माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है। तो मैंने आपको बताया था 3 गुणा माध्यिका बराबर ये होता है बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। ठीक है,
माध्यक और माध्यिका दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। तो 3 गुणा माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। अब यहाँ पे देखिए माध्यिका गिवन है 9, तो 3 गुणा 9 बराबर बहुलक आपको फाइंड करना है। बहुलक होगा, बहुलक निकालना है यहाँ पे, और आपको माध्य दिया है 8.9, तो 2 गुणा 8.9 कर देना। 9 तिया 27, ये देखिए इसको गुणा करिए, 2 9 18 के 8 हासिल 1 और 2 8 16 1 17, 17.8 इधर आएगा प्लस का तो माइनस में हो जाएगा, तो यही चीज आपको केवल घटा देनी और आपका उत्तर आ जाएगा। 27 में से 17.8 घटाएंगे जब तो आएगा कितना, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ 16 में से 7 गया 9, 9.2 आएगा, और 9.2 आपको थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसका जो बहुलक निकल के आएगा वो निकल के आएगा 9.2। क्लियर, 9.2 आपको थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। ये जो संबंध है, ये जो रिलेशन होता है मीडियन, मोड और एवरेज में यानी मीन में, इसको आपको ध्यान रखना है। 3 गुणा माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, ठीक है। वहीं से सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए फटाफट। इसका माध्य दिया है 11, तो प्रथम 3 का माध्य बताना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो सब 2-2 के गैप पे है, सबका 2-2 का गैप है, तो मैंने बताया जब हर जगह अंतर बराबर है तो एवरेज क्या होता है, कुल पदों का योग या पदों की संख्या, एक तो ये है। लेकिन अगर अंतर हर जगह बराबर है तो हम करेंगे पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2, पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2, यही औसत है। और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 11, तो यहाँ से 2x प्लस 8 बराबर 11 दूना हो जाएगा 22, तो 2x की वैल्यू आएगी 14, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। क्लियर, जैसे ही x आ जाएगा वैसे ही हम लोग अब इसके नंबर को हम निकाल सकते हैं। अगर ये x है मतलब 7 है, ax प्लस 2 है मतलब 7 2 9 है, और ax प्लस 4 है मतलब 7 4 11। चाहे तो आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें प्रथम 3 का ही माध्य निकालना है, तो स्टार्टिंग के 3 नंबर हमने निकाल लिए। इसका एवरेज निकालना है। एवरेज होता क्या है, कुल पदों को जोड़ दीजिए बट्टे पदों की संख्या, 11 9 20 20 7 27, पदों की संख्या 1 2 3 और भाग कर देंगे तो कितना जाएगा 9, और 9 आपको पहले ऑप्शन में देंगे। क्लियर है, बहुत आसान है, बस यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करिए और रख दीजिए, तुरंत उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से देखते रहिए, लगाते रहिए और जो ना है उसको नोट करते रहिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए। 5 संख्याओं का औसत 26 दिया है, एक संख्या निकाल दें तो औसत 24 हो जाता है, तो कह रहा है निकाली गई संख्या बताओ। औसत में एक और कॉन्सेप्ट होता है, इसको याद रखिएगा, नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू होता है टोटल, ठीक है। संख्या को अगर औसत से गुणा कर दे तो टोटल मिल जाता है योग। 5 संख्या दी गई यानी नंबर कितना है 5, इनका एवरेज कितना है 26, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा भाई 130, ठीक है। अब एक संख्या आपने निकाल दी, 5 थी, एक निकाल दी तो कितना बचा 4, औसत अब कितना हो जाता है 24, तो 24 और 4 का टोटल कितना आएगा 96। पहले 5 था संख्या तो औसत इतना टोटल 130 था, अभी एक निकाल दिया तो टोटल घट गया। क्यों घट गया, क्योंकि यहाँ से हमने एक नंबर निकाल दिया, ठीक है। तो वही नंबर पूछ रहा है तो इसको घटा देंगे तो वो नंबर आ जाएगा, और घटाएंगे तो कितना आएगा 34, तो निकाली गई संख्या कितनी है भाई 34 है, और 34 आपको लास्ट ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है, तो निकाली गई संख्या कितनी है 34। नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू टोटल याद रखना है। कहाँ से आता है ये, यहीं से आता है। एवरेज क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो नंबर को अगर मैं एवरेज से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा भाई टोटल मिल जाएगा, वही चीज यहाँ पर लिखी। क्लियर, ध्यान रखिएगा बात को, इस तरह के सवाल भी आएंगे परीक्षा में। ये देखिए ये दिया है, एक समबाहु त्रिभुज में AD जो है परपेंडिकुलर है BC के, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। मैंने आपको पढ़ाते समय मेंसुरेशन में यहाँ पे एक बात बताई थी समबाहु त्रिभुज के केस में, कि जब समबाहु त्रिभुज पर माध्यिकाएं खींची जाती हैं, समबाहु त्रिभुज पर माध्यिकाएं खींची जाती हैं, तो जो माध्यिकाओं के जो त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों के योगफल का 3 गुना जो होता है वो किसके बराबर होता है, माध्यिकाओं के वर्गों के योगफल के 4 गुने के बराबर होता है। ये प्रमेय मैंने आपको लिखाई है, यानी एक तरफ 3 गुना और एक तरफ 4 गुना, याद रखना है हमेशा, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो बिना कुछ सोचे इसको टिक कर देना। क्लियर है, कुछ इसमें फिगर विगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस जो आपको थ्योरम लिखाई है वो थ्योरम आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, समखष्टभुज में विकर्णों की संख्या बतानी है। किसी भी बहुभुज में विकर्णों की जो संख्या होती है वो होती है n(n-3/2)। यहाँ पर n क्या है, भुजाओं की संख्या। समखष्टभुज है तो समखष्टभुज का मतलब है उसमें कितनी भुजाएं होंगी, 6 भुजाएं होंगी।
तो रख दीजिए 6 यहाँ पर 6 में से 3 गया 3 और बटा 2 हो जाएगा, 2 से 3 बार कटेगा, 3 गुणा 3 कितना आ जाएगा 9, यानी विकर्णों की संख्या कितनी है 9। क्लियर है, ये याद रखिएगा, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार परीक्षा में आ चुकी है। विकर्णों की संख्या n-3 बटा 2 से निकालेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए फटाफट। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, कॉन्सेप्ट है बिल्कुल याद रखना है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी अपरिवर्तित रहती है, कभी भी बदलती नहीं। जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, तो अगर ये दो पैरेलल है लाइन आपस में, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा, कभी भी नहीं बदलेगा। क्लियर है, बदलता भी नहीं है। और ये भी आता है, क्या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी? नेवर, कभी नहीं प्रतिच्छेद करेंगी, क्योंकि इनके बीच जब डिस्टेंस ही कांस्टेंट है तो ये कभी मिलेंगे ही नहीं, और मिलेंगे नहीं तो काटेंगे नहीं। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइंस, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी पहली बात कभी नहीं बदलती है, और वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए फटाफट। इसका फिगर नहीं दिख रहा है, फिगर आइए बना देते हैं। यहाँ पे नंबर अंदर नहीं दिख रहा। देखो, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक और ये गलत भी बना हुआ, इसमें स्क्वायर भी है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों बिंदु एक सर्कल पर ड्रा किए जाते हैं, वो चक्रीय चतुर्भुज होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये दिया है 3y-5, ये वैल्यू दिया है 4y + 20, ये वाली वैल्यू दी गई है 4x, और ये वाली वैल्यू दी गई है 7x +। क्लियर है, ये सब दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है x और y की वैल्यू बताइए। ठीक है, दो तरीके हैं, चाहे तो एक हम सीधे यहाँ पे नंबर को ऑप्शन में रख रख के चेक कर लेंगे, और चाहेंगे तो इसको लगा भी सकते हैं। ठीक है, फटाफट देखिए और बताइए क्या होगा, जवाब देते रहिए, फटाफट देखिए और जवाब दीजिए। कुछ क्वेश्चन आप लोग भी फटाफट बताते रहिए, जिससे चीजें समझ में आती रहे कि समझ में आ भी रहा है या नहीं। चक्रीय चतुर्भुज के केस में आपको बताया था कि सम्मुख जो विकर्णवत स्थित कोण है उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसका सम 180 डिग्री होगा, और इसका 180 डिग्री होगा। अगर इसको दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए 7x + 5 + 3y - 5, ये और ये 180 होगा, ये और ये 180 होगा। इसका योगफल कितना आएगा, 180। 5 5 कट जाएगा, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, कितना आएगा, 180। क्लियर है, इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। इसी तरह दूसरा इक्वेशन, इसको जोड़िए, 4y + 20 + 4x = 180। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 4x + 4y = 180 में से 20 गया 160। क्लियर है, तो सेकंड ऑप्शन हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों को हमको हल करना है, इसको बराबर करना पड़ेगा तभी हल होगा। ठीक है, आइए बराबर करते हैं, आपको समीकरण भी बराबर करना सिखा दे रहे हैं। देखिए, किसी एक नंबर को बराबर कर दीजिए, चाहे 4y वाले को बराबर कर दे, चाहे x वाले को। चलिए x को बराबर करते हैं, यहाँ x 4 है, यहाँ 7 है, तो बराबर करने के लिए 7 का गुणा नीचे कर दीजिए और 4 का गुणा ऊपर, पूरे में करना पड़ेगा। तो 4 का गुणा यहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे आप 4 का गुणा, और यहाँ कर देंगे आप 7 का गुणा। ठीक है, 4 से गुणा करिए, 4 × 7 = 28, और 4 × 3 = 12, और 8 × 4 = 72, 720। यहाँ 7 से गुणा करिए, 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28, और 7 × 4 यहाँ भी 28 y, और यहाँ आएगा 7 × 160, यानी 16 × 7 = 112, 1120। अब ध्यान से देखिए, तो ये दोनों इक्वल है, तो इसको घटा देंगे तो कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, 12 28 का अंतर -16 आएगा, 1120 और 720 का अंतर कितने का है भाई, 400 का। क्लियर है, अब यहाँ से इसको अगर मैं काट दूं तो 16 दूना 32 और 16 पंचे 80, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 25। y आ गया आपका 25, और y आपको एक ही ऑप्शन में 25 दिख रहा है, क्योंकि पहला वाला x है और दूसरा वाला y, तो यही ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं। बाकी y 25 आ गया है, तो किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो x की वैल्यू भी फटाफट आ जाएगी। क्लियर है, एक तरीका तो ये है, लेकिन ये थोड़ा लेंदी तरीका है, यहाँ पे समय ज्यादा लगा है। अब हम चाहेंगे तो परीक्षा में ऑप्शन से ही कर सकते हैं। पहला ऑप्शन, अगर ये x है, ये y है, तो यहाँ पर इसको रखेंगे, और जिसमें जोड़ने पर 180 आ जाएगा, सामने सामने का कोण, और वही इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, तो चाहे जैसे लगा लीजिए, चाहे ऐसे लगा लीजिए, चाहे ऑप्शन से। क्लियर है, ये बेसिक तरीका है इसका। चक्रीय चतुर्भुज में विकर्णवत स्थित कोणों का योगफल 180 होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल देखिए, ये बना हुआ है, इसको देखिए, एक सर्कल है ये,
ठीक है। और यहाँ पे आपको परिधि पर कोण बनाया गया है और एक बार इसके सेंटर पे कोण बनाया गया है 70 डिग्री। क्लियर है। ये थ्योरम आपको बताई गई है कि वृत्त की केंद्र पर जितना कोण बनता है उसका आधा इसकी परिधि पर बनता है। ठीक है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है? 2 गुना होता है। ठीक है। तो अगर ये 70 है तो ये इसका यहाँ पे जो बनेगा ये इसका डबल होगा, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं यहाँ जो बनेगा उसका ये आधा होगा। तो अगर ये 70 है तो ये कितना होगा भाई? 35 होगा और 35 आपको सी ऑप्शन में दिया गया। ठीक है। थ्योरम याद होनी चाहिए, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है। यहाँ पर केंद्र पर जितना कोण बनेगा परिधि पर उसका आधा बनेगा, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है। अगला देखिए फटाफट, बिल्कुल सेम सवाल ये भी है इसी तरह। देखिए ये एक सर्कल दिया गया है और नीचे कर लीजिए, ये एक सर्कल और ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ट्रायंगल है और यहाँ पे सेंटर पे कोण है, ये O है, ये A है, ये B है और ये C। इसकी वैल्यू गिवन है 40, तो आपसे पूछ रहा है ये वाली वैल्यू आपको, है ना, ACBC। ठीक है। कैसे निकलेगा? अगर आप ध्यान से देखें, अगर मुझे ये कोण मिल जाए तो मैं इसका आधा कर दूंगा तुरंत, वो मिल जाएगा अपने आप। लेकिन ये कैसे मिलेगा? आप ध्यान से देखिए। अगर ध्यान से देखें तो केंद्र से परिधि को मिलाएंगे तो त्रिज्या बनती है। त्रिज्या बनती है। त्रिज्या बनेगी तो आपको बताया समान त्रिज्या से समान कोण आंतरित होता है। अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा भाई? 40 होगा। ठीक है। समान रेडियस से इक्वल रेडियस से हमेशा इक्वल एंगल निकल के आता है, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा। और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होगा? 180। अगर ये 40 ये 40 यानी 80 निकल गया है तो बीच वाला कितना होना पड़ेगा भाई? 100 होना पड़ेगा। और बस ये केंद्र पे आ गया तो परिधि वाला कोण अपने आप आ जाएगा। केंद्र पर जितना बनता है परिधि पर उसका आधा बनता है, तो केंद्र पे 100 बना है तो परिधि पर कितना बनेगा भाई? 50 अंश का कोण बनेगा। क्लियर है। बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन कई बार परीक्षा में सेम टू सेम डिक टू सेम बिल्कुल इसी तरह का सवाल आया। ठीक है। बस थ्योरम दिमाग में होना चाहिए। अगला सवाल देखिए फटाफट। ये सवाल भी कई बार रिपीट हुआ है, देखिए और उत्तर दीजिए तुरंत। AB एक वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है तो केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई बतानी है आपको। ठीक है। इसके 2 ही ऑप्शन दिख रहा है, चलिए यही बनाते हैं। AB एक वृत्त की जीवा है। देखिए अगर AB ये है तो ये इसकी जीवा होगी। ठीक है। ये हो गई जीवा जिसकी लंबाई आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है। चलिए 10 सेंटीमीटर दी गई। वृत्त की त्रिज्या आपको 13 सेंटीमीटर दी गई। अगर ये सेंटर है तो इसका किसी भी एक साइड मिला देंगे तो बन जाएगा त्रिज्या 13। जीवा से जीवा पर डाले गए लंब, ये डाले गए लंब है तो लंब डाला गया है तो लंब का मतलब है सीधे सीधे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 10 है पूरा तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा तो ये 5 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर बात? ये 5 और ये भी 5। तुरंत जैसे ही 90 डिग्री की बात आई तुरंत पाइथागोरस प्रमेय याद होनी चाहिए। ठीक। अगर ये कर्ण है और ये आधार है तो ये इसका क्या है? परपेंडिकुलर यानी लंब है। और कर्ण लंब और आधार में क्या संबंध होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार। ठीक है। कर्ण इसका 13 गिवन है तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। लंब आपको फाइंड करना है और आधार है 5 तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। ध्यान रखिएगा ये पूरी जो जीवा है कॉर्ड है ये 10 की है, लेकिन जब इस पे लंब डालेंगे तो ये हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा तो आधा कितना बचेगा? 5। क्लियर है। 169 में से 25 घटाएंगे 144 ये लंब का स्क्वायर है तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा भाई? 12 आ जाएगा। और यही आपसे पूछा गया है कि केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए, तो वो कितना आ जाएगा? 12। और 12 आपको पहले ऑप्शन में ही दिया गया। ठीक है। तो इसका जवाब कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर, क्योंकि पहले ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे स्टार बना सकते हैं आप, आने की पूरी संभावना है। ठीक। चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल देखिए। इस सवाल में थोड़ा सा करेक्शन है, इसको अभी छोड़े रहिएगा, इसको अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। 75 को छोड़े रहिएगा। 76 देखिए। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी आने की संपूर्ण संभावनाएं हैं। चलिए देखिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में वृत्त की जीवा के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो जीवा की लंबाई बतानी। देखिए ये सर्कल है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि का कोई भी साइड अगर आप मिला देंगे तो वो त्रिज्या बन जाएगी। त्रिज्या कितनी दी गई है आपको? 10। वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर है ये। अगर इसको आप ऐसे मिलाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा। और ये कितना दिया है आपको? 6। तो आपको जीवा की लंबाई बतानी है, ये वाली वैल्यू आपको बतानी है।
अब आपको पता है कि अगर यहाँ से हम लंब डालेंगे तो ये 90 डिग्री कोण बनेगा और ये हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। अगर इतना आ जाए तो इसको डबल कर देंगे तो ये वाला अपने आप आ जाएगा। क्लियर है? जैसे ही आपको देखिए केंद्र जीवा जो है केंद्र से क्या होती है 90 डिग्री के कोण पे अंतरित होगी, तुरंत पाइथागोरस लगाना है। इसकी वैल्यू निकालिए फटाफट। तो 10 का स्क्वायर कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, इसको मान लीजिए x, तो ये x का स्क्वायर आ जाएगा। 100 में से 36 गया, कितना आ जाएगा 64, और 64 का वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा ये 8। अगर ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8, क्योंकि ये हाफ हाफ डिवाइड होगा। ये 8 तो ये भी 8, तो पूरा कितना आ जाएगा भाई 8 और 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो जो जीवा की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर, और 16 सेंटीमीटर आपको ए ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। दोनों पे जिस पे स्टार बनाए हैं उनमें से एक सवाल आ सकता है परीक्षा में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए फटाफट। किसी त्रिभुज के अंतःकोण 1, 2, 3 के अनुपात में है तो सबसे बड़े कोण का मान आपको बताना है, वो भी रेडियन। डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री कैसे बनाते हैं ये बात आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको बताया क्लास में। देखिए रेशियो दिया है 1, 2, 3, यानी पहला एंगल अगर 1 तो दूसरा 2 तो तीसरा 3। अब आपको त्रिभुज में बताया है कि तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री, तो हमारे अकॉर्डिंग 3, 2, 5, 1, 6 की वैल्यू कितनी है 180, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा भाई 30 डिग्री। अब इसमें से चाहे हम जौन सा कोण निकालना होगा तो उतने यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे तो वो कोण आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा किसमें है रेडियन, और वो भी सबसे बड़े कोण का मान। तो सबसे बड़ा कोण इसमें कौन है 3। अगर 1 यूनिट 3 है तो 1 यूनिट अगर 30 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहली बात तो 30 3 90 डिग्री। लेकिन ये डिग्री में आया, बताना किसमें है रेडियन में। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक बात कि अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है, अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है, डिग्री से रेडियन, तो हमेशा याद रखिएगा पाई बाई 180 का गुणा कर देते हैं। और अगर रेडियन से डिग्री में आना है, रेडियन से डिग्री में आना है तो 180 बटा पाई का गुणा कर देते हैं। ठीक है, मैं ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 90 डिग्री है, अगर इसको आपको रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 करना पड़ेगा, और 90 का डबल होता है 180, तो जो रेडियन में वैल्यू निकल के आएगी वो पाई बाई 2 आएगी, और पाई बाई 2 आपको पहले ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? तो सबसे बड़े कोण का मान आपसे रेडियन में पूछा था तो पाई बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है? डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फटाफट नोट करिए, पढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए फटाफट। एक त्रिभुज PQR है, ये 4 है, ये 6 है, ये 3 है, तो क्या सत्य है ये बताना। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज है कोई, ऐसे बना दीजिए कोई सा भी त्रिभुज PQ और R। PQ दिया है आपको 4, PR दिया है आपको 6 और QR दिया है आपको 3। तो पूछ रहा है कौन सा सही, क्या कह रहा है कोण Q बराबर कोण R होगा। ये सब कोण है एक्चुअली, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब कोण है। कोण Q कोण R बराबर होगा क्या, बराबर कोण के सामने की भुजा भी बराबर होती है। अगर भुजा बराबर होगी, क्योंकि भुजा दिया है तो भुजा अगर बराबर होगी तो कोण भी बराबर होगा। लेकिन Q और R के सामने तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, यानी ये वाला तो गलत हो जाएगा, बराबर नहीं। दूसरा ऑप्शन है क्या R P से बड़ा है। अब ध्यान से देखिए P ये कोण है तो इसके सम्मुख भुजा कितनी है 3, और R क्या है, R के सम्मुख भुजा है 4। तो ये कह रहा है क्या 4 जो है 3 से बड़ा है, क्या 3 जो है 4 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ कह रहा है क्या R और Q, R बड़ा है Q से। R देखिए कितना है 4, R हम क्या समझेंगे इसके सामने वाली भुजा 4, और Q से क्या समझेंगे 6। लेकिन क्या 4 बड़ा होता है 6 से, नहीं। 3 ऑप्शन कट गया, तो ये वाला सही होना ही चाहिए। इसको देखिए कोण Q कितना है, कोण Q के सामने की भुजा 6, तो 6 देखिए क्या R कितना है भाई 4, और 6 बड़ा होता है 4 से, यानी ये बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यह ध्यान रखिएगा, या बराबर कोण के सामने की भुजा भी बराबर। ठीक, तो जिसका कोण बड़ा कह रहा है तो वो वाली भुजा भी बड़ी होनी चाहिए, ये थ्योरम है। ठीक है, इसी थ्योरम से ये सवाल लगाना है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए फटाफट। 4 सही 2/3 समकोण में कितने डिग्री का कोण बनेगा ये निकालना है। देखिए समकोण कहीं भी दिखेगा तो समकोण का मतलब क्या होता है भाई 90 अंश। समकोण का मतलब 90 अंश। 4 सही 2/3 समकोण मतलब 3 चौको 12, 12 दो 14/3 समकोण, और एक समकोण 90 डिग्री का है तो 14/3 कितना हो जाएगा, 90 से गुणा कर दीजिए। 3 से 30 बार कटेगा, 14 3 42, 420 डिग्री का टोटल कोण बनेगा, और वो आपको दिया गया है पहले ऑप्शन। क्लियर है? तो 4 सही 2/3 समकोण में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 420 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, आसान सवाल है। समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगला सवाल देखिए, 130 डिग्री के समपूरक का कोटिपूरक कोण बताना है।
संपूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योगफल जब 180 होता है तो वो संपूरक होता है, दो कोणों का योगफल जब 90 डिग्री होता है तो वो कोटिपूरक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक कोण 130 दिया है, अगर एक कोण 130 है तो पहले इसका संपूरक बताना है। इसमें कितना जोड़ेंगे? 180 आएगा तो आप कहेंगे 50 जोड़िए, तो 130 और 50 180 होगा, यानी 130 का संपूरक कितना होगा? 50 हो जाएगा। ठीक, अब इसका जो संपूरक आएगा उसका कोटिपूरक बताना है। तो अगर ये संपूरक 50 है तो कोटिपूरक कितना होना पड़ेगा भाई? 40, क्योंकि कोटिपूरक के केस में जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 90। अगर ये 50 आ चुका है तो इसका कोटिपूरक कितना होगा? 40, और 40 आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन कहाँ का था? एक सेकंड, थोड़ा करेक्शन देख लेते हैं इसका। 80, लगा तो सही है लेकिन गड़बड़ दिख रहा है। 138 होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे 130 लिखा हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चन था उसमें 138 था। ठीक है, 130 के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में 138 है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। 138 के अकॉर्डिंग आपको सवाल बताना है। तो अगर ये 138 होगा तो इसका जो कोटिपूरक कोण होगा वो कोटिपूरक होगा, तो 180 से घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? ये 42। क्लियर? अगर ये 42 है तो इसका कोटिपूरक कोण कितना होगा? तो कोटिपूरक आप 90 में से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 48, और 48 आपको बी ऑप्शन में दिया है। ठीक है, ये आंसर भी सही है, लेकिन ये 130 के अकॉर्डिंग है, ध्यान रखिएगा। और आपसे क्वेश्चन में 138 के अकॉर्डिंग पूछा है, तो 138 के अकॉर्डिंग कितना आएगा? 48 आएगा। ठीक, 138 का संपूरक निकालना है तो 180 से घटाएंगे, 42 आएगा। फिर 42 का कोटिपूरक निकालना है तो 90 से घटा देंगे तो 48 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? दोनों बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए फटाफट। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी स्लाइड हाइट दी गई है आपको 10 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो बताना है शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ होता कितना है भाई? पाई आर एल, यानी आर चाहिए, आर आपको नहीं दिया गया है। आर कैसे निकलेगा? तिरछी ऊंचाई से ऊंचाई और रेडियस का संबंध ये होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल होता है स्लाइड हाइट 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100। हाइट कितनी है? 8, तो 8 का स्क्वायर 64, रेडियस का स्क्वायर 100 और 64 का अंतर 36, 36 आ जाएगा आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 6। क्लियर? 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 6। एल क्या है? तिरछी ऊंचाई, एच क्या है? ऊंचाई, और आर क्या है? रेडियस। क्लियर है? तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब आप देखिए पाई आर एल होता है वक्र पृष्ठ, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, आर की वैल्यू हमने निकाली है 6 और एल आपको दिया गया है 10। ठीक, इसी को हल कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा 22 छक्का 132, 132 गुणा 10 यानी 1320/7 आएगा। इसको भाग कर दीजिए, 7 एकम 7, 6 बचेगा 62 हो जाएगा, 7 8 56, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 7 8 56, 4 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 40 हो जाएगा, 7 5 35, लगभग 188.5, जो कि आपको थर्ड ऑप्शन में दे रहा है। क्लियर है? तो 81 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर है वो 188.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो कि आपको थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, परीक्षा होने से पहले सारे के सारे फार्मूले मेंसुरेशन के याद कर लीजिए, लिख कर याद करिए। ठीक है, मेंसुरेशन के सारे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज के केस में भी वो आएंगे परीक्षा में अगर आता है तो, और यहाँ पे सवाल लगाने में तो काम आएगा। ठीक है, बहुत आसान होता है, लेकिन इस तरह का सवाल के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, बिना फार्मूले के सवाल आपसे हल नहीं होगा, तो सारे फार्मूले रटने हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। चलिए अगला सवाल देखिए फटाफट। ये दिया गया है आपको, AB पैरेलल CD है तो x का मान बताना है। ठीक है, ये आपका रेखा गणित का सवाल है। मैंने आपको इसके लिए बताया था MW रूल बताया था, केवल उसी से लग जाएगा। मैंने बताया था जो बीच वाला एंगल जहां का होगा उसके अपोजिट वाला एंगल हमको चाहिए। अगर बाहर है तो अंदर चाहिए, अंदर है तो बाहर चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, अगर तो ये अंदर बना हुआ है, तो अगर ये अंदर बना हुआ है तो बाहर के कोण चाहिए। बाहर आपको केवल दिख रहा है सब कुछ। एक 55 है, एक 38 है, केवल जोड़ देंगे उत्तर आ जाएगा। 55 और 38 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 93 इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नहीं गिवन है, 93 इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? अगर ये अंदर बना है तो हमें जो दोनों साइड वाले एंगल चाहिए वो बाहर वाले एंगल चाहिए। बाहर है तो अंदर, अंदर है तो बाहर। ठीक, तो ये 55 है, ये 38 है, केवल जोड़ देंगे उत्तर आ जाएगा आपका 93 डिग्री। क्लियर? ध्यान रखिएगा, ये प्रमेय मैंने आपको नोट्स में लिखवाए हुए हैं, उसको देख लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए फटाफट। देखिए ये दिया गया है एंगल AOB पूछ रहा है, AOB ये वाली वैल्यू दी गई है। ये आपको यहां से यहां तक 60 दिया गया एक्चुअली, और ये 45 दिया गया है। ठीक है,
देखिए एक बार इसको यहाँ से ऐसे बना देते हैं, देखिए ऐसे है ये वाली वैल्यू आपको 60 है, ये वाली आपको 45 है, ये वाली वैल्यू आपसे पूछ रहा है AOB, ऐसा कुछ फिगर है इसका, ठीक है। अब आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन में कितने डिग्री का कोण बनता है भाई, 180 डिग्री का, यानी ये पूरा कितना होगा 180, जिसमें से 60 और 45 यानी 105 बना हुआ है, तो कितना और बनाना है भाई, 75 और बना देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो 75 आपको पहले ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है, बहुत आसान है चीजें, बस ध्यान रखना है। स्ट्रेट लाइन में कितने डिग्री कोण बनता है 180, 60 और 45 बना हुआ था, इतना पोर्शन और बचा है, तो इतना पोर्शन हम बना देंगे 180 से घटा करके और आपका उत्तर निकल जाएगा। क्लियर, चलिए अगला सवाल देखिए। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल बताना है। पंचभुज मतलब कितनी भुजाएं, 5 भुजाएं। अंतःकोण, बहुभुज के अंतःकोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। फार्मूला सब रटा होना चाहिए। पंचभुज है तो यहाँ पे n क्या है, भुजाओं की संख्या, 5 भुजाएं है तो यहाँ 5 रख दीजिए, 5 में से 2 गया 3 और 180 से गुणा कर देंगे तो 18 3 54, यानी पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना आ जाएगा 540 डिग्री। डी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है, सब एक एक लाइन के ही सवाल है, बस जरूरत है तो फार्मूला सारा रटा होना चाहिए। बहुभुज आपको पढ़ाया गया है, अंतःकोणों का योगफल, बाह्यकोणों का योगफल, प्रत्येक अंतःकोण प्रत्येक बाह्यकोण, सब चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए फटाफट। एक कोण का संपूरक कोण कोटिपूरक कोण का 3 गुना है तो कोण बताना। ठीक है, एक कोण का संपूरक कोण कोटिपूरक कोण का 3 गुना है तो कोण बताना है। सबसे बेस्ट है कि इसको हम ऑप्शन से कर दें। अगर मैंने कोण ले लिया 45 तो उसका संपूरक बताना है। 45 का संपूरक कितना होगा, 180 से घटा देंगे तो ये कितना कम है भाई, 135। ठीक, अब ये कोटिपूरक का 3 गुना, अगर ये 45 है तो इसका कोटिपूरक कितना होगा 45। कोटिपूरक को जोड़ने पे 90 आना चाहिए और संपूरक में जोड़ने पे 180 आना चाहिए। अगर ये 45 है तो इसका संपूरक कितना होगा 135, जोड़ेंगे तो 180 आएगा। अगर ये 45 है तो इसका कोटिपूरक कितना होगा 45, क्योंकि तभी जोड़ने पर 90 आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसके और इसके बीच कितने गुने का संबंध है, 3 गुने का संबंध है और यहाँ भी 3 गुना ही चाहिए, यानी पहला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बस कोटिपूरक और संपूरक ध्यान रखना है क्या होता है, सारी चीजें ऑप्शन से निकल के आएंगी। कोटिपूरक में 2 कोणों को जोड़ने पे आपको कितना आना चाहिए 90, और संपूरक के केस में 2 कोणों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। पहले कह रहा है एक कोण का संपूरक कोण निकालना है, तो मैंने मान लिया कि वो कोण कितना है 45, तो उसका संपूरक कितना होगा 135, क्योंकि 45 है तो 180 से घटाएंगे तो कितना आएगा 135। अब कह रहा है उस संपूरक जो है उसके कोटिपूरक का 3 गुना है। अगर कोण 45 है तो उसका कोटिपूरक कितना होगा भाई 45, क्योंकि 45 है तो 90 से घटेगा कोटिपूरक में 45। अब ध्यान से देखिए 45 और 135 में कितने का संबंध है, 3 गुने का संबंध है, और यहाँ भी कह रहा है कि 3 गुना ही है, तो ये और ए ऑप्शन में रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है सवाल। चलिए अगला देखिए, वह कोण जो अपने कोटिपूरक कोण के बराबर है कितना होगा, सीधी सी बात है 45 होगा, क्योंकि 45 होगा तभी उसका कोटिपूरक भी कितना होगा 45, क्योंकि जोड़ने पे कितना आना चाहिए 90। बिल्कुल आसान सा सवाल है, कुछ नहीं। ठीक है, अगला देखिए, ये सवाल देखिए, इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है। इसके लिए मैंने आपको थ्योरम बताया कि यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए, तो प्राप्त बहिष्कोण अपने सम्मुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। एक है आपका 24 और एक है 70, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 94, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। क्लियर है, जितने थ्योरम लिखाए हैं उसी में से सवाल आएगा, उससे बाहर आ ही नहीं सकता। ये 70 है, ये 24 है, तो ये थ्योरम आपको पता होना चाहिए। किसी भी त्रिभुज की भुजा को अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये जो प्राप्त एक्सटीरियर एंगल, ये जो आपको बहिष्कोण प्राप्त हो रहा है, ये अपने सम्मुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। एक 70 है, एक 24 है, जोड़ देंगे कितना 94। अगला सवाल देखिए, किसी सरल रेखीय कोण का 0.2 गुना कितने अंश के बराबर होगा। बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, सरल रेखीय कोण होता कितना है 180 डिग्री का। 180 का 0.2 गुना, 0.2 से गुणा कर दीजिए, 18 दूना 36, 360, एक अंक पर दशमलव लगेगा तो दशमलव कितना आ जाएगा आपका उत्तर 36 डिग्री। 36 आपको कहां दिया गया है, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, लेकिन जल्दी करना है। रेखीय कोण क्या होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री का कितना लेना है 0.2 गुना। 0.2 गुना लेना है तो केवल 0.2 से आपको गुणा कर देना है, तो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 36 डिग्री। इसी को रेडियन में पूछ सकता है, रेडियन में पूछेगा तो π/180 से गुणा कर देना है तो रेडियन में बदल जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज के तीनों कोण इतने हैं तो वृहत्तम कोण बताना है। सबसे बड़ा वाला ग्रेटेस्ट एंगल जो है वही निकालना है। 3, 7, 8,
त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री। 8 7 15 15 3 18, 18 की वैल्यू है 180, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। बड़ा वाला कौन है 8, 1 बराबर 10 है, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 8 बराबर 80 हो जाएगा, और 80 आपको डी ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, वृहत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 80 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 1440 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या बताएं। ठीक, बिल्कुल रट के रखिएगा, बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, n-2 × 180। ये हमारे अकॉर्डिंग इसका योगफल है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 1440। यहाँ से हल करिए, 0 से 0 खत्म, 18 8 144, n-2 की वैल्यू अगर 8 है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 + 2 यानी 10, यानी भुजाओं की संख्या उसमें कितनी है 10, और 10 आपको थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, आ सकता है फिर से। अगला देखिए फटाफट। चलिए, इतने ही सवाल थे आज। ठीक है, तो यहाँ से हमने 90 सवाल आज कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे तो 91 से स्टार्ट करेंगे और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये है कोचिंग का थोड़ा सा प्रचार। कोचिंग का प्रचार भी आप लोग धीरे धीरे करिए। ये हमसे जो है, जो नए बच्चे होंगे वो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज है आपका TCS कुंडा के नाम से, यूट्यूब TCS पाठशाला है ही। अगर आपको किसी बैच की जानकारी चाहिए तो ये आपका व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है, इस पे फोन करके आप चीजों को पता कर सकते हैं। क्लियर है, टेट का एग्जाम 28 नवंबर के होने के बाद 1 दिसंबर से स्टेट की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो न्यूज है इसको आपको अपने फ्रेंड सर्कल में फैलाना है। ठीक है, बताना है सबको, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पे फोन कर सकते हैं और चीजों को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक थैंक यू सो मच।